आइए जानते हैं कि जीएसटी के अंदर सप्लाई के कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया हुआ है। जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी के अंदर अगर कोई चीज टैक्सेबल इवेंट है तो वह है सप्लाई। अगर आप माल बेचते हैं तो इसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुल मिलाकर बात यह है कि वो कौन सी इवेंट है, वो कौन सा ट्रिगर है जिसके होने पर जीएसटी की बात आएगी, तो वो ट्रिगर है, वह इवेंट है सप्लाई। चाहे आप कोई भी टैक्स लॉ को उठा के देख लीजिए, मान लीजिए आप पुराने एक्साइज लॉ को उठाकर देखें तो उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी मैन्युफैक्चर, यानी कि जब मैन्युफैक्चर होगा तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। याद कर लीजिए आप पुराने सर्विस टैक्स लॉ को, सर्विसेज टैक्स लॉ के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी वह थी सर्विस का प्रोविजन, यानी कि आप जब सर्विस प्रोवाइड करते तब आपको क्या देना पड़ता, सर्विस टैक्स देना पड़ता। और याद कर लीजिए एंट्री टैक्स लॉ को, उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी जब कोई आइटम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करता तब उस सिचुएशन के अंदर एंट्री टैक्स लागू होता। इस तरीके से हर लॉ का अपना एक टैक्सेबल इवेंट होता है। उसी तरीके से जीएसटी लॉ के अंदर अगर कोई टैक्सेबल इवेंट है तो वह है सप्लाई। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो जीएसटी लॉ के अंदर सप्लाई को डिफाइन करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह है कि अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो आपको बदले में कंसीडरेशन मिलना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब आपको बदले में प्राइस मिलना चाहिए। आप जीएसटी लॉ के अंदर कोई भी एक्टिविटी जब आप फ्री करते हो तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, सप्लाई नहीं कहेंगे। अगर आप माल बेचते हो तो बदले में आपको प्राइस मिलना जरूरी है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो बदले में आपको प्राइस मिलना जरूरी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस आपको कैश में ही मिले, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। आपको कैश में मिल सकता है, आपको काइंड में भी मिल सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक पेंटर ने किसी बार्बर के लिए पेंटिंग बनाई और बदले में बार्बर उस पेंटर की कटिंग कर देता है, शेविंग कर देता है। तो यहां पे इस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जब सप्लाई करता है तो उसको बदले में कुछ मिलता है। वो कुछ चाहे प्राइस हो, कैश में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काइंड में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि बार्टर ट्रांजैक्शंस भी किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, सप्लाई की कैटेगरी के अंदर आएंगे। हालांकि जीएसटी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली कुछ एक्टिविटीज ऐसी बताई गई है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी दी गई है जिनको स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है, ये ऐसा कहा गया है कि अगर ये एक्टिविटीज होती है और बदले में कुछ प्राइस नहीं भी मिलती है तब भी उनको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। जिनको हम कहेंगे कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसके अंदर चाहे कंसीडरेशन हमें ना भी मिले, प्राइस हमें ना भी मिले, तब भी उनको हम सप्लाई मान लेंगे। और जब सप्लाई होगा तभी तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर एक्टिविटी को हम सप्लाई नहीं कह सकते, हर कोई सेल को हम सप्लाई नहीं कह सकते। वो जो भी एक्टिविटी वो हो वो बिजनेस के पर्पस के लिए होनी चाहिए, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी आवश्यक है, वो व्यापार के पर्पस के हेतु होनी जरूरी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक सोने की अंगूठी है, आपके पास पैसे की कमी हो गई, आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और सोने की अंगूठी को बेच देते हैं। ये आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उस अंगूठी को नहीं बेचा है, उस ज्वेलरी को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बेचा
बेचा है? जब कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर बिजनेस का पर्पस नहीं होता, जिसके अंदर जो मेन आइडिया है वो बिजनेस अगर नहीं है, वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। हाँ, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर ज्वेलर खुद ज्वेलरी बेचता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए वो सप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए वह बिजनेस है। इसीलिए हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, वो पर्सनल कैपेसिटी पे नहीं हो सप्लाई कहलाने के लिए। उसको अगर सप्लाई कहलाना है तो उसमें बिजनेस पर्पस का एलिमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। जीएसटी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी अगर लागू करना है तो निश्चित तौर पर टैक्सेबल इवेंट का होना आवश्यक है, और टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर होता है सप्लाई। आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं और आप एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयर आपको बदले में देता है सैलरी। तो आपने जो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड की, क्या उसको हम सप्लाई मानेंगे? क्या जीएसटी लॉ कहता है कि जब कोई एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको आप सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, जैसे कि फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुअरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, इस तरीके की अनेक सर्विसेज हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्डिंग सेल करते हो, लैंड सेल करते हो, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी इश्यू हो चुका है या फिर जिसके अंदर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद अगर बिल्डिंग सेल होती है या फिर लैंड सेल होती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब इट विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जब कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो उस पर तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता है।